नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में और मैं हूं नीरज। और आज हम बातचीत करने वाले हैं दो तीन चीज़ों पर। पहली है कॉपर और एल्युमिनियम की चाल और इसके फंडामेंटल्स, इसकी डिमांड और सप्लाई, क्या तस्वीर बन रही है, क्या एक बड़ी तेज़ी की ओर ये मेटल्स बढ़ने वाले हैं और अगर बढ़ने वाले हैं तो उसके क्या कारण हैं। दूसरा हम बातचीत करेंगे क्रूड और सोने का क्या हालचाल, उस पर किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। और एग्री कमोडिटीज़ में आज जीरे की बातचीत होगी जहाँ बहार है यानी मौसम तेज़ी वाला है। इन तीनों पे हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो कमोडिटीज़ पे हम लोग बात करेंगे, मेटल्स पे, उस पे हमारे साथ निशांत कुमार हैं इनके चार्ट्स के, साथ ही किशोर नारनी जी हमारे साथ होंगे। जीरे पे बात करेंगे धनंजय राजकोर से। तो सबसे पहले कॉपर और एल्युमिनियम की बात करते हैं, जिसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल हमने कुछ समय में देखा। और पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो 8 से 10% की रैली कॉपर और एल्युमिनियम में बन चुकी है। कई सारे एक्सपर्ट मानते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म की रैली है और इसको एक बड़े संदर्भ में देखना चाहिए। क्या ये एक मेटल का बुलरन है, नॉन फेरस का खास तौर पे, या फिर ये कुछ सप्लाई की दिक्कतें, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ या चिली में कोई दिक्कत इलेक्शंस की, उनकी वजह से इतनी तेज़ी कॉपर बन रही है, या फिर डेटा सेंटर, ईवी और ग्रीन मेटल के तौर पर इनको देखना चाहिए, इस वजह से इसमें एक बड़ी तेज़ी बन रही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी, जो दुनिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मेटल का उनका दशकों का अनुभव है, डिकेड्स का है, उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये बात लिखी है कि कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक और सिल्वर में ज़बरदस्त तेज़ी हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की जो तेज़ी होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू की वजह से होती है, इन्फ्लेशन के हेज की वजह से होती है। लेकिन ये जो कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, नॉन फेरस मेटल्स हैं, इसकी तेज़ी के कारण फंडामेंटली इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से आते हैं। और उन्हें इसके आगे रीजंस भी दिए हैं कि ये रिसाइकल हो सकता है, ग्रीन एनर्जी है, और ग्रीन एनर्जी के लिए जो यूज़ हो रहा है इनका, उसकी वजह से एक बड़ी तेज़ी कॉपर, एल्युमिनियम जैसे मेटल्स पे हो सकती है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेटल की जो तेज़ी है वो किस तरह की है। हमारे साथ निशांत जी जुड़ गए हैं। निशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक दोनों मेटल में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है, कॉपर और एल्युमिनियम में ख़ास तौर पर, और उसके प्लेयर्स की तरफ से आपको शायद याद होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो ऑयल के बड़े ब्रोकर्स थे उन्होंने भी अपनी कमोडिटी डेस्क बनाई, जो कि बहुत बड़ी बात है कि ट्रफिगेरा उसके कंपटीशन में आ रहे हैं, या और दूसरे ऑयल ब्रोकर सब ग्लेनकोर के सामने खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ये कॉपर एल्युमिनियम में क्या चल रहा है? नीरज जी, गुड आफ्टरनून। काफी अच्छा सेटअप है लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, जैसे आपने भी बात करी और अनिल अग्रवाल जी ने भी बोला है अपनी ट्वीट में, जैसे आपने मेंशन किया। तो अगर हम बात करें 12-24 महीने, इवन 36 महीने के, 2 से 3 साल की, तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी बुल मार्केट में है, जिसमें बेस मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स तो चल ही रहे हैं, वो तो सब देख रहे हैं कि गोल्ड, सिल्वर के प्राइसेस काफी शार्पली मूव कर रहे हैं, बट इंडस्ट्रियल मेटल्स का भी डिमांड बढ़ रहा है। तो एक ग्रीन एनर्जी है, काफी जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोग्राम है वो सारा चल रहा है, काफी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ सब मूव कर रहा है। तो उसमें कॉपर की डिमांड देखें, हम एल्यूमिनियम की डिमांड देखें, इवन सिल्वर की डिमांड भी, आप सोलर पैनल देखें, सोलर एनर्जी की तरफ भी काफी फोकस है। तो उसमें अगर इलेक्ट्रिफिकेशन का मेन थीम देखें तो कॉपर का डेफिनेटली डिमांड आगे जाके बढ़ता ही रहना है। और दूसरा दिक्कत यह है कि सप्लाई साइड आपके जो माइंस हैं, पिछले 12 साल में कोई भी नई माइन नहीं ऑपरेशनल हुई है। तो 12 साल का जो ये बेयर मार्केट था कमोडिटीज में, उसकी वजह से अभी एक अचानक से एक शॉर्टफॉल सा क्रिएट हो गया सप्लाई में और डिमांड एकदम से बढ़ गई है। तो उसकी वजह से जो एक सेटअप है, जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आगे जाके बनता दिख रहा है। शॉर्ट टर्म पे थोड़ा बहुत डिप्स आते रहेंगे, दोनों मेटल्स में ट्रेडिंग डिप्स वो मिलते ही रहेंगे। बट अगर आप थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए, 2 से 3 साल, इवन उससे ज्यादा, तो ये सारे बेस मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब बहुत अच्छे दौर से गुजरते हुए दिख सकते हैं अगर हम इस डेकेड की बात करें तो। एक चीज़ बताइए निशांत, जैसे हम डेली ट्रेडिंग के हिसाब से या ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन हम लोग एक ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है। तो ये बात मान लेना चाहिए कि ये एक डिमांड लेड रैली है और ये लंबे समय तक चलेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि मेटल का ये साइकिल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अक्टूबर से ही वो तेज़ी बनी थी इन मेटल्स पे।
अब उसके लिए चाइना एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ रिसर्जेंस है, बहुत सारे और कारण दिए जा सकते हैं। क्या ये मानना ठीक होगा कि यहाँ से एक बड़ी तेज़ी बन रही है और अभी उसमें सिर्फ 6 महीने हुए हैं? नीरज जी, अगर हम साइकिल स्टार्ट की बात करें तो 2020 से कमोडिटी साइकिल स्टार्ट हो गई थी। और जैसे हम वेव एनालिसिस की बात करते हैं, जो हमारा जो पहला राइज था वो 2021 अक्टूबर तक था। उसके बाद लगभग 18 महीने की हमने पुल बैक प्रॉफिट टेकिंग आप बोल सकते हैं वो देखा। बट जो अब असली रैली जो देखने को मिलेगी वो वेव 3 में मिलती है, जो अभी अगर आप बोलें तो पिछले 6-8 महीने से ही स्टार्ट हुई है। तो ये बेस्ट रन होता है किसी भी वेव एनालिसिस में, जिसमें ये मेटल सारे और मेटल स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि डिमांड भी है प्लस सप्लाई साइड थोड़ा डिसरप्शन है। अगर हम कॉपर की बात करें, न्यू ग्रीनफील्ड कुछ भी प्रोजेक्ट्स नहीं आए हैं, माइंस नहीं ऑपरेशनल नहीं हुई हैं, तो एक अचानक से एक आर्टिफिशियल सप्लाई साइड शॉर्टफॉल हो गया और डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है। तो एक डबल बेनिफिट मिल रहा है सब इंडस्ट्रियल मेटल्स को। और ये मैं ये बोलूंगा, अगर हम इस 10 साल में देखें तो ये अब गोल्डन पीरियड स्टार्ट हुआ है मेटल्स का, जिसमें बहुत स्ट्रांग रैलीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिल सकती है। किशोर नाने जी हमारे साथ जुड़ गए। किशोर जी, हम लोग बात कर रहे हैं आज कॉपर, एल्युमिनियम या जो नॉन फेरस मेटल है, इसमें एक बड़ी तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। पिछले महीनों में तेज़ी देखी, आपको क्या लग रहा है इसमें कितनी बड़ी तेज़ी बन सकती है और क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इन्वेस्टर ट्रेडर्स को? गुड मॉर्निंग। आई थिंक तेजी तो कंटिन्यू रहना चाहिए। बेसिकली डिमांड इतना खास फैक्टर नहीं है, सप्लाई थोड़ा बहुत सप्लाई डिसरप्शन से एज ऑफ नाउ, बट वो भी मेरे हिसाब से 2-3 महीने में ठीक हो जाना चाहिए। बट आई थिंक जो बेसिकली रेट कट का एक्सपेक्टेशंस है, स्पेशली चीपर मनी एंड वीकर डॉलर कमोडिटीज़ को जो प्राइसेस बढ़ने में मदद करता है। सो बेसिकली करेंटली मार्केट ये डिस्काउंट करके चल रहा है कि आफ्टर द नॉन फार्म पेरोल नंबर्स लास्ट फ्राइडे कि कहीं ना कहीं जो रेट कट का चांसेस बेहतर होते जा रहे हैं, तो प्रॉब्ली यू विल हैव टू रेट कट्स दिस ईयर। सो उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। आई थिंक मीडियम टर्म में यस डिमांड इम्प्रूव होने का चांसेस जो है, आई थिंक चाइनीज़ डिमांड थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो सकता है because of the reforms and because of the push in the infrastructure sector as well as in the automobile sector. Actually automobiles में भी काफ़ी हद तक डिमांड वापस आ सकता है। एंड जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शंस है, स्पेशली रूसाल को लेकर, जो एल्यूमिनियम में जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस की वजह से थोड़ा बहुत डिसरप्शंस आया है, और इंडोनेशिया के वजह से निकल में थोड़ा डिसरप्शंस आया है। आई थिंक वो टेम्पररी फेज़ रहेगा। एंड एल्यूमिनियम का जो डिसरप्शन है वो थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है, बट इंडोनेशिया का जो निकल का इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से मीडियम टर्म बुलिश है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो डिमांड साइड जो इश्यूज है वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट हो चुका है। सो जो अभी डिस्काउंट होना बाकी है वो है कि रेट कट्स का जो स्टोरी है, एंड इफ़ डॉलर वीकेंस देन इन डॉलर टर्म्स एक्चुअली कमोडिटीज़ का प्राइसेस फर्दर रेज हो सकता है। ओके निशांत, आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या सुझाव दे रहे हैं जो लोग मेटल्स पे बेट लेना चाहते हैं? जी, मैं पर्सनली भी मेटल्स पे काफी बुलिश रहा हूँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर में मई के आसपास काफी ज्यादा बुलिश हो गया था। तो अगले 12 से 24 महीने डेफिनेटली काफी स्ट्रांगली बुलिश है मेटल्स पे। तो मैं मेटल्स के साथ ही स्टिक करना चाहूंगा। हाँ, थोड़ा रेट कट को लेके थोड़ा सा नॉइस वहां पे रह सकता है, इन्फ्लेशन को लेके सप्लाई साइड डिसरप्शंस हैं वो होती रहेंगी, सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी। बट अगर आप न्यू माइनिंग एक्टिविटी देखें, अभी भी पिकअप होने में टाइम लगेगा। तो एक नई माइन स्टार्ट करने में 5 से 7 साल लगते हैं, जो अभी पिछले 12 साल माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई थी। तो एक सप्लाई साइड शॉक है, और प्लस अगर डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ से बढ़ती भी नहीं है, अगर सिर्फ डिसेंट डिमांड ग्रोथ रहती है, उसमें भी मेटल्स के प्राइसेस काफी ज्यादा स्ट्रांगली बढ़ सकते हैं। तो एक सप्लाई साइड तो है, बट डिमांड भी मेरे हिसाब से डिसेंट रहेगा। अगर मैं चाइना का चार्ट देखता हूँ तो शंघाई कंपोजिट, हैंग सेंग दोनों अपने काफी लॉन्ग टर्म बॉटम बना के अब रिकवरी होनी शुरू हो गई है। तो चाइनीज इकोनॉमिक एक्टिविटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मेटल्स की डिमांड आगे जाके और स्ट्रांग हो सकती है। तो ये है एल्युमिनियम, कॉपर और इस तरीके के मेटल्स में क्या होने वाला है। लेकिन आज की भी थोड़ी बातचीत होनी चाहिए। किशोर सर, आज गोल्ड और इसमें क्या मूव दिख रहा है आपको?
आई थिंक दोनों गोल्ड सिल्वर में अगेन पॉजिटिविटी होना चाहिए, स्पेशली आपको फ्राइडे का जो जॉब्स नंबर्स आने के बाद जनरली जो सेंटिमेंट है वो रिस्क ऑन की तरफ जाएगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 1,75,000 न्यू जॉब क्रिएशन विच इज़ लाइक अ 6 months लो नंबर. सेकेंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग हम लोग जो ध्यान रखते हैं कि जो आवरली वेज का जो ग्रोथ है, वेज ग्रोथ रेट जो है, स्पेशली जो इन्फ्लेशन को ट्रिगर करता है, वो कितना है. आई थिंक लास्ट जो नंबर आया है फ्राइडे का है कि 4% से वेज ग्रोथ हुआ है यूएस में, विच इज़ द लोएस्ट इन लास्ट 3 years. सो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि इकोनॉमी का ब्रॉडर स्लो डाउन सेट इन हो रहा है, एंड जो फेड का जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो टोन डाउन होएगा, एंड उसके वजह से आपको रेट कट का जो साइकिल है शुरुआत हो सकता है. सो उस जो सेटअप में है कि मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ एंड रिस्की एसेट्स आज पॉजिटिव दिख रहे हैं. सो स्पेशली गोल्ड में आई थिंक 71,100 के लेवल्स जो है वो बाइंग लेवल्स लगता है हमको. 71,500 71,700 आज इंट्राडे 1-2 दिन के लिए हिसाब से बेटर लगता है. सिल्वर अगेन 82,400 के आसपास सिल्वर बेटर लगता है. हायर लेवल पे 83,200 अराउंड 1,000 रुपीज़ के आसपास का रैली आ सकता है. बट इवेंचुअली एनीवे मीडियम टर्म में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिल्वर ₹1,00,000 के ऊपर क्रॉस करेगा, मे बी अनदर 3-4 months. एंड गोल्ड अगर 78,000 के आसपास तक आ सकता है. सो आई थिंक बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म दोनों गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में तेज़ी जारी रहेगा. किशोर जी, एक चीज़ बताइए, जो ये हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आया है यूएस का, वेज हाइक का, अर्ली का, या जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा बढ़ के आया, पिछले महीने बढ़ा था, फिर गिरा, फिर बढ़ा, और जो नंबर्स आ रहे, ये आपको लगता है कि ट्रेंडिंग व्यू में जाएगा या इसको अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, 1 आध महीने और देखना चाहिए? क्योंकि फेड बहुत ही अनडिसाइसिव है और वो जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा तब तक वो शायद कोई मूव करेंगे नहीं. बिकॉज एक्चुअली मिक्स डेटा आ रहा है, आपका अगर जॉब्स डेटा देखें तो उतना स्ट्रांग नहीं आ रहा है, बट कमोडिटी प्राइसेस कम ना होने की वजह से फेड रेट कट एक डिसाइसिव डिसीजन नहीं ले पा रहा है. तो वहां पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और मेरे हिसाब से फेड एक क्वार्टर शायद और देखना चाहेगा कि अगर कमोडिटी प्राइसेस कूल डाउन नहीं होते हैं तो आपका इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लोअर नीचे लाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. तो फेड का अगर हम देखें तो काफी डिफिकल्ट पोजीशन में है. वहां पे इकोनॉमिक थोड़ा सा स्लो डाउन होता दिख रहा है. वहां पे उनका रुझान रहेगा कि वो रेट कट करें इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए. बट दूसरी तरफ अगर आप कमोडिटी प्राइसेस देखें, क्रूड भी काफी स्टेबल एक लेवल पे चल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है. आप बेस मेटल्स देखिए तो काफी, अगर हम देखें तो एक तरफ से प्रेशर आ रहा है फेड के तरफ ऊपर की रेट कट करें, बट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनके पास कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं बच रहे हैं, बिकॉज महंगाई अभी भी कम नहीं हो पा रही है. तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा वहां पे फेड के लिए. डिफिकल्ट टाइम है पॉलिसी मेकर्स के लिए, बट फिलहाल उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. ओके, तो ये है तस्वीर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में फेड को बैकड्रॉप में लेते हुए कि डॉलर वीक होगा, रेट कट होगा, तो क्या होगा इसमें, और मेटल्स पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है. निशान जी, किशोर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करने के लिए कि क्या तेज़ी आ रही है. और हमने आपको बताया कि अनिल अग्रवाल जी जो एक मेटल जायंट है, उनके क्या व्यू हैं इन सारे मेटल्स को लेकर के. एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जीरे की कहानी, जहां आ गई है बहार. कमोडिटी राउंडअप में और 5 महीने के दबाव के बाद मई में जीरे की कीमतों में तेजी लौट आई है और इसके भाव आज 26,000 के पार निकल चुके हैं. सेंसेक्स पे करीब 4% की इसमें तेजी थी और 5 महीनों के बाद लगभग 450-500 रुपये के ऊपर के भाव हुए. क्यों ये तेज़ी आ रही है, इसके क्या रीजंस हैं, इसको समझने के लिए हम बातचीत करेंगे. हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं. एक है राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर, और इसके साथ ही एग्री कमोडिटीज़ पर स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमारे साथ होंगे प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी. राजगौर साहब, ये क्या रीज़न है, क्यों इतनी तेज़ी हो गई जीरे में? जब हमारी बात हुई थी वैसे ही हो रहा है. हमने आपको बताया था कि जीरे में 21,000 के करीब आएगा तो किसान ऊंचे बेच नहीं पाएगा, और इस रेट से स्टॉकिस्ट, ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर सभी इसमें एंट्री करेंगे. हमने देखा
तो बस उसी प्रकार ये मार्केट चल रही है और मार्केट बढ़ाने के लिए जो फैक्टर काम कर रहे हैं वो सारे इसमें आ गए, इसके लिए जीरे के अंदर तेजी आई सर। क्या क्या फैक्टर काम कर रहे हैं दाम बढ़ाने के लिए? हेलो धनंजय जी, दाम बढ़ने के लिए क्या क्या फैक्टर काम कर रहे हैं? सर, स्टॉकिस्ट आ गए, एक्सपोर्टर आ गए और ट्रेडर्स आ गए, क्योंकि 21,500 के रेट में जीरा किसान बेचने के लायक नहीं है, क्योंकि उसमें उसको पैसा मिल ही नहीं रहा था। इसके लिए ये सब फैक्टर काम कर रहे हैं, इसके लिए मार्केट में तेजी आएगी। और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो वो वजह से मंडियों में आवकें बिल्कुल कम है और डोमेस्टिक ग्राहक की भी अभी भी 20 से 30 दिन चलने वाली है, तो वो हिसाब से जीरे को थोड़ा सपोर्ट मिला और वो हिसाब से मार्केट थोड़ा तेजी हो गया जीरे के अंदर। तो आपकी बात से मुझे दो चीज़ समझ आ रही है, एक तो इसमें स्पेकुलेशन हो रहा है, दूसरा ये सस्टेन नहीं करेगा। नहीं, ये सट्टा नहीं है सर, ये एक्चुअल है और एक्चुअल तेजी है। और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, जब तक जीरा मंडियों में नहीं आता तब तक जीरे का अपना मालिक किसान है और पूरा गेम किसानों के हाथ में आ रहा है इस वो हिसाब से। और सबसे अधिक जीरा किसानों के हाथ में, ईट रेट से 25,000 26,000 के रेट में जीरा बेचने की सलाह देना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों को, क्योंकि आने वाले महीनों के अंदर फॉरेन क्रॉप भी खड़ी है। टर्की, चाइना, सीरिया, अफगानिस्तान, वो सबकी क्रॉप खड़ी है और वहाँ भी रिपोर्ट आ रहे हैं कि वहाँ भी इस साल जीरे की क्रॉप ज्यादा है गत वर्ष के तुलना में। तो इस रेट से किसानों को माल बेचने की सलाह देना चाहता हूँ सर। जी धनंजय जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 40 दिन के लिए दाम बढ़ेंगे तो इसमें ट्रेडर, किसान, स्टॉकिस्ट, ब्रोकर सब आ गए, क्योंकि 40 दिन का ही खेल है, उसके बाद तो सप्लाई बढ़ जाएगी तुरंत, तो स्पेकुलेट कर लेते हैं। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। मैं कह रहा हूँ कि 30-40 दिन का ही खेल है ना, कि किसानों की सप्लाई कम है, आवक कम है, इसलिए भाव बढ़ने में आसानी है, बाद में गिर जाएंगे दाम, आप ही कह रहे हो। नहीं, राजगौर जी को आवाज़ नहीं जा रही है। एनीवे, दिनेश सोमानी जी को लाइए। दिनेश सोमानी जी, ये जीरे में क्या स्ट्रेटजी है आज की? जी बिल्कुल, प्राइजेस देखते हैं अगर हम ऊपर की लेवल से या नीचे की लेवल से 21,400 का जो लो बना था वहां से दोबारा 36,000 के लेवल से आया है। अपसाइड अगर देखते तो जो 66,000 के रेट थे वहां से गिर कर 1/3 हो चुका था, 21,000 आ गया प्राइजेस। फिजिकल मार्केट में जितनी भी अराइवल्स थी ये डायरेक्ट कंजम्पशन में गई है, करीब करीब 30-35 लाख बोरी की अराइवल्स आ चुकी है। पहले ओंझा और आसपास की मंडियों में करीब करीब 60,000 70,000 बोरी की अराइवल्स होती थी, वो अब घट के 40,000 35,000 बोरी की अराइवल्स रह गई है। और इसी के चलते जो है प्राइजेस में जो है थोड़ा सा उछाल आया है। जो भी ग्राहकी है सारी डोमेस्टिक की और एक्सपोर्ट की ग्राहकी निकल कर आई है। चाइना जो हमारे यहाँ पहले बेच कर गया था वो भी बायर है और उसी के चलते प्राइजेस में और भी इजाफा आया है। लेकिन जैसे कि धनंजय भाई ने कहा है हमारे कि जो प्राइजेस बढ़ी है, शॉर्टेज वाली कोई बात नहीं है, ये जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आया है प्राइजेस में जो उछाला है ये अराइवल्स कम होने के कारण आया है। लेकिन ओवरऑल अगर फसल की हम तुलना देखते हैं तो पिछले साल के मुकाबले सोइंग ऑलमोस्ट डबल थी, ईल्ड भी काफी अच्छी थी और फसल भी काफी अच्छी है। तो मुझे लगता है प्राइजेस थोड़ी भी अगर बढ़ जाती है तो सप्लाई मार्केट में आ जाएगा और प्राइजेस फिर स्टेबलाइज हो जाएगी। ओवरऑल मुझे लगता है कि जो जून का कॉन्ट्रैक्ट है वो 25,600 25,700 तक के लेवल अपसाइड देख सकता है, जो दोबारा 24,400 24,200 के लेवल्स नीचे आ सकते हैं उसके बाद। तो बेटर स्ट्रेटजी होगी ना कि इस समय बेच के चलें, क्योंकि 20-30 दिन में सप्लाई बढ़ जाएगी सर। इसमें जो प्राइसिंग है वो सस्टेन करेगी नहीं, बेच के चलना चाहिए। मेरे समझ से सर 20-30 दिन काफी लंबा समय है। अगर शॉर्ट टर्म की बात होती कि सप्लाई 2-4 दिन में ही आ जाए तो बात अलग होती थी। मेरे हिसाब से यहाँ से 6 से 7 रुपया बढ़ सकता है और उसके बाद वहां बिकवाली करे वो ज्यादा मुनासिब लगता है। ओके सोमानी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्ट्रेटजी देने के लिए। तो जीरे में आवक कम है इस समय, एक माहौल ऐसा है, चुनाव चल रहा है, इसकी वजह से तो दाम थोड़े से ऊपर खिंच गए हैं, लेकिन सप्लाई आने वाली है क्योंकि फसलें बहुत अच्छी हैं, अभी बता के गए धनंजय गौर जी। तो बहुत प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे इसके जीरे के, तो इस समय आप शॉर्ट टर्म बहुत छोटे समय के लिए अपनी स्ट्रेटजी बना के रखिए। चलिए आपको एक बार ये फिर से याद दिला देते हैं, कमोडिटी गुरुकुल में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अब क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। लोग निवेश करना चाहते हैं, तरीके जानना चाहते हैं, चार्ट पढ़ना चाहते हैं, पैटर्न समझना चाहते हैं और FNO में ट्रेड करना चाहते हैं। तो क्या है ये सब कुछ खेल? लाइव हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल भी पूछिए। 18 मई 2024 शनिवार को आपको इसके लिए क्या करना है, www.com hindi.cnbc.com पे जाइए, स्लैश लगाइए, कमोडिटी लिखिए, हाइफन लगाइए, गुरुकुल लिखिए और उस पर रजिस्टर करिए और जुड़िए हमारे साथ और अपने सवाल भी पूछिए और कमोडिटी की ट्रेडिंग सीखिए।